हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और आपको पता है 8th क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर देख रहे हैं कि कैसे आपका जो ब्रिटिश कंपनी है भारत में व्यापार से लेके साम्राज्य तक फैलती है। इसके विषय में हम लोग आपका गौर करके एक एक सारी चीज़ों को हम लोग इसमें आपका देख रहे थे, यानी कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होगी। ठीक, इसके विषय में हम लोग देख रहे थे, इसके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे थे और इन सभी को गौर करके हमने एक एक करके हमने सारी चीज़ों को देखा और इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बात करी। तो बेसिकली कल हम लोग ये देख रहे थे कि आखिर में बंगाल में कैसे नवाब और कंपनियों के बीच कैसे हित उनके आपस में आपका टकरा रहे थे, क्या उनमें डिस्प्यूट था, इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके थे। इतना हम लोग गौर करके देख चुके थे। आज जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसमें जो है आपका थोड़ा सा आगे पढ़ना है और हमको आज बैटल ऑफ आपका प्लासी देखना है, यानी कि प्लासी का युद्ध हमको आज गौर करके देखना है। चलिए, कौन बच्चा खड़ा होगा पढ़ने के लिए? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से खड़ा हो जाइए। मवानी दुआनी, जीआईसी मवानी दुआनी। चलिए बच्चे, आप पढ़ना प्रारंभ करिए। माइक ले लीजिए, माइक को अच्छे से ऑन कर लें। प्लासी का युद्ध 1756 से अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाबों बने। कंपनी की सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करें। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब से सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाबों की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदामों पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित के किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व से सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बड़े की मदद से भी मिल गई थी। इसके बाद हो गया। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारूगजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़े की ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत नहीं थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब की हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र से सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया।
अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बस बस बैठ जाइए। अब 2 युद्ध हो गए, थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अब क्या हो रहा है कि जो आपके बंगाल के नवाब हैं, ध्यान दीजिए, जो आपके बंगाल के नवाब हैं और उधर जो अंग्रेज हैं, ये दोनों क्या हो चुके हैं, अपनी बातों पर पूरी तरह से अड़ चुके हैं। अब दोनों के बीच कंपटीशन बरकरार है। होता क्या है, अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला को क्या बनाते हैं, बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर कंपनी ये चाह रही थी कि हमको एक ऐसा नवाब मिल जाए जो हमारी हाथ की कठपुतली हो। यानी कहने का मतलब ये है, जैसा हम चाहे, जो जो हमको बाप के फरमान चाहिए, वो सारी चीजें आपका नवाब करता रहे। क्लियर है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा, कुल मिलाकर कंपनी का मेन उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती थी क्योंकि हम शासन करें। अगर देखिए वो शासन करेंगे तो वहां की जनता फिर क्या होगी, आज तो आपका नवाब विद्रोही हुआ है, कल वहां की जनता विद्रोही हो जाएगी। इसीलिए वो जनता में सीधा अपना इंटरफेयर करना नहीं चाहते थे, बल्कि एक किसी आदमी को पीछे खड़े करके फेस उसका दिखाकर और सामने वो पीछे से काम करना चाहते थे, ताकि क्या हो, सारी चीजें किसके ऊपर आ जाएं, नवाब के ऊपर आ जाएं और हमारा काम सीधा साधा आराम से आपका चलता रहे। अब देखिए, उसने व्यापारिक जो भी आपके रियायतें मांगी, सुविधा देने में वो आनाकानी ना करे, यानी कि जैसा वो चाहे वैसा आपका नवाब कान दाब के चुपचाप सारे काम उनके करता रहे। अब मुसीबत ये थी कि आपका सिराजुद्दौला, अब कंपनी ने ही साफ देख लिया था कि ये ऐसा करने वाला है नहीं। अब कंपनी ने ये सोचा कि और दूसरा व्यक्ति कौन है जो आपका नवाब बनने का इच्छुक रखता है। अब उन्होंने उसका कंपटीशन वाला व्यक्ति को ढूंढ लिया। अब ऐसे में क्या होता है, जब उसके पता लगा कि ये अब आपके इंटरफेयर करने लग गए हमारे मामलों में, तो उसने खुद कहा, नवाब ने, सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी हमारे राजनीतिक मामलों में क्या है करे, टांग अड़ाना बंद कर दे। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, कुल मिलाकर जो किलेबंदी हो रही है और जितना बकाया जो आपका राजस्व बचा है वो आपका कंपनी को वापस देना पड़ेगा। किसको? नवाब को। ये मुद्दा बना हुआ था। अब क्या हुआ, दोनों पक्ष पीछे नहीं हट रहे थे, क्योंकि एक बंगाल का नवाब था तो एक पूरी कंपनी थी, दोनों पीछे हटते कैसे? तो दोनों पीछे हटने को बिल्कुल क्या नहीं थे, आपका तैयार नहीं थे। ऐसे में क्या होता है कि नवाब क्या करता है, अपने 30,000 सिपाहियों के साथ जो इंग्लिश आपका फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री पर हमला बोल देता है और वहां के कुछ अफसरों को आपका गिरफ्तार कर लेता है और जो गोदाम है, गोदाम में ताला डाल देता है और अंग्रेजों के जो हथियार हैं उनको छीन लेता है और जो जहाज हैं उन्हें घेरे में, मतलब क्या है कि उनको अपने कब्जे में ले लेता है। और इसके बाद नवाब ने कंपनी के बंगाल स्थित किले पर भी अपना रुख करा कि अब कहां चलते हैं, कलकत्ता चलते हैं, जहां उनका अपना किला है उसको भी कब्जे में लेते हैं। अब देखिए, कलकत्ता के हाथ से निकलने की खबर सुनते ही, आप देखिए, जैसे ही उनके हाथ से कलकत्ता का किला गया, अब ये खबर कहां सुनाई गई, मद्रास में। तो मद्रास में तैनात था इनके कंपनी का अफसर, जिसको बोलते थे रॉबर्ट क्लाइव। ये इनके कंपनी का सबसे प्रमुख आदमी था। अब जैसे इसे पता लगा कि हमारे हाथ से कलकत्ता निकल चुका है, तो इसने क्या करा, अपनी सेनाओं को लेकर ये और अपने 9 सैनिक आपका बेड़े को लेकर कहां चल पड़ा, ये आपका कलकत्ता की तरफ बढ़ा। अब दोनों पहुंच जाते हैं। अब क्या हुआ कि नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच बहुत लंबे समय तक आपकी वार्ता होती है। सौदेबाजी का मतलब होता है कि बातचीत हो रही है इन दोनों के बीच कि हम मुद्दे को सुलझा लेते हैं, आप हमको ये दे दीजिए, हम आपको ये दे देंगे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला और दोनों 1757 में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता है
और बंगाल की तरफ से आपका सिराजुद्दौला, और दोनों मिल जाते हैं आपके प्लासी के युद्ध में। प्लासी का मैदान पड़ता है, प्लासी जगह है आपका नदिया जिले के आसपास, वहां पड़ता है प्लासी नामक एक मैदान, दोनों वहां मिल जाते हैं और दोनों में युद्ध होता है। और सिराजुद्दौला को एक, अब क्या होता है कि यह नवाब जो है सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण था, उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर करजूरिया भी था। मीर जाफर की टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। वो क्या करता है, इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेता, यानी कि जो मीर जाफर है, मीर जाफर क्या नहीं कर रहा है, इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहा। किसकी तरफ से? बंगाल के नवाब की तरफ से। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मीर जाफर को ऑफर मिल चुका है नवाब बनने का। किसकी तरफ से? कंपनी की तरफ से। अब जिसको नवाब बनना हो वो आपका क्यों सेनापति बनेगा और क्यों उसके खिलाफ लड़ेगा? तो इसलिए मीर जाफर शांत रहा, मीर जाफर उसमें नहीं गया और यही कारण था कि हार गया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपना हाथ मिला लिया कि क्या सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अब मीर जाफर को लालच की बात का देकर क्या बना दिया, उसे नवाब की बात कहने को बोल दिया और इससे क्या हो गया कि उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। प्लासी की इस जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। अब देखिए, कंपनी ने पहली बार युद्ध लड़ा और उस पहली बार युद्ध में ही उसने विजय प्राप्त कर ली, और विजय प्राप्त का रिजल्ट क्या निकला कि उसने पूरे इस प्लासी के युद्ध के माध्यम से क्या कर लिया, बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। अब देखिए, बंगाल पर कब्जा हुआ तो क्या हुआ, आपका नवाब सिराजुद्दौला जो है मारा गया और इसकी जगह नवाब बना मीर जाफर। कौन बना? मीर जाफर, जो क्या था, सिराजुद्दौला का ही एक आपका सैनिक, आपका सेनापति था। अब देखिए, कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी, यानी कि वो बंगाल को सीधा अपने हाथ में नियंत्रण में नहीं ले रहे थे। उनका मूल उद्देश्य क्या था कि हमको तो अपना व्यापार फैलाना है, हमारा मेन काम यही है। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई के किया जा सके, यानी कि वो क्या चाह रहे हैं कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो शासक बने रहें, उनकी मदद से हम कोई लड़ाई लड़े ना लड़े और हमारा काम चलता रहे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ यहाँ आपका शासन वगैरह नहीं थामना है। तो किसी राज्य को सीधा अपने कब्जे में लेने की जरूरत ही क्या है, यानी कि जब हमारा काम चल रहा है, हमारा शासन चल रहा है, तो हम सीधा किसी को अपने कब्जे में क्यों लें, इस शासन की लेने की ही आवश्यकता क्या है, अब ये देखना था। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है, और कह रहे हैं कंपनी को आसान हो, समझ आ गया कि अगर हम दूसरे को शासन देकर रखेंगे और हम चाहेंगे जैसा हम चाहें वैसा हो, तो ये भी कोई आसान काम नहीं है। ठीक, क्योंकि कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चल सकता। जो आपने कठपुतली नवाब बनाया है वो सारी उनकी 100 बात आपकी फॉलो करे, सारी चीजें, ये आपका जरूरी नहीं है, यानी कि 100% उनके अकॉर्डिंग काम करे, यह जरूरी नहीं है। आखिरकार उन्हें तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता को आपका दिखाना है। सम्मान का मतलब जनता चाहती थी कि हम पर टैक्स कम लगे, लेकिन अंग्रेज 3 गांव की जो था राजस्व आपका पहले ही ले चुके थे। क्लियर है? अब ऐसे में वो जनता नवाब के पास जाती, नवाब अपना दिखावा करने के लिए बोलता कि हाँ मैं करूंगा। अब नवाब की जो इज्जत थी वो आपका दांव पर लगी हुई थी। क्लियर है? तो ऐसे में दिक्कत होने लगी। ठीक है, अब वो क्या चाहते थे, जनता की नजर में आपका जो था, आपका सम्मान और संप्रभुता जो था वो भी दिखाना चाह रहे थे। अब ऐसे में क्या होता है, फिर कंपनी क्या करती, अब कंपनी के सामने ऑप्शन आ गया कि अब कंपनी क्या करे, शासन करना नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया। जो उन्होंने आपका नवाब बनाया था, कौन, मीर जाफर, अब उसका विरोध करने लगी कंपनी। अब क्या हुआ, मीर जाफर को हटाकर कंपनी ने नया नवाब बना दिया जिसका नाम रखा मीर कासिम। यानी कि मीर जाफर को हटाकर कौन ला दिया, मीर कासिम को, क्योंकि वो भी अब काम करने नहीं लगा, किसके मुताबिक, अंग्रेजों के मुताबिक। अब ऐसे में समस्या पैदा हो गई। तो जब मीर कासिम परेशान करने लगा, अब देखिए मीर कासिम भी परेशान करने लगा, क्योंकि कोई भी नवाब किसी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 100% आपका नहीं चल सकता। तो मैं ऐसे में क्या हुआ कि बक्सर की लड़ाई हुई।
और कब हुई? 1764 में, और वो भी हार गए। अब देखिए होता क्या है, बक्सर की लड़ाई जो होती है, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है बक्सर की लड़ाई का, मैं आपको बता दूं, बक्सर की लड़ाई लड़ने के लिए 3 लोग आते हैं, क्लियर है? पहला लड़ता है बंगाल का नवाब आपका कौन? मीर कासिम, ठीक। उसके बाद लड़ता है शाह आलम द्वितीय, जो कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था मुगल सम्राट, क्लियर है? उधर अवध का नवाब लड़ता है, ठीक। अब आपको नाम बताना है कि अवध का नवाब कौन था जो आपका युद्ध लड़ता है। उसका नाम था सजाउद्दौला। ये 3 आदमी युद्ध लड़ते हैं, यानी कि बक्सर, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह सम्राट था। और बक्सर की लड़ाई में 1764 में कंपनी यानी कि हेक्टर मुनरो क्या होता है, अंग्रेजों की तरफ से आपका नेतृत्व कर रहा होता है, और हेक्टर मुनरो इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा देता है, और क्या होता है, बंगाल पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा क्या बना दिया उन्होंने, इसे ही फिर आपका नवाब बना दिया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को वार्षिक, अब देखिए नियम यह बना दिया कि अब मैं आपको नवाब बना रहा हूं, तो नवाब बनने की आपके सामने एक कंडीशन है कि आपको हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ेंगे। आप राजस्व इकट्ठा कीजिए, आप अपनी जेब से दीजिए, आप जनता से बिल्कुल मत लें, या ले या ना ले ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमको 5 लाख रुपए महीने का राजस्व चाहिए बंगाल के नवाब से। और बंगाल का नवाब कौन है इस समय आपका? तो मीर जाफर क्या है, बंगाल का नवाब है। अब बंगाल के नवाब के सामने भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटाने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी, और वो पैसा कहां से मिलेगा उसको? जो ये 5 लाख रुपए आएंगे, कहां से? बंगाल के नवाब से। ये सारा काम निपटाएगी उससे। कंपनी और ज्यादा इलाके और ज्यादा कमाई करना चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई, तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। अब देखिए होता क्या है, 1765 में आपका मीर जाफर मर जाता है। अब कंपनी का जो इरादा था वो आपका चेंज हो गया। कल तो ये था कि सिंपल आप 5 लाख रुपए महीना राजस्व लेते रहो और शासन इनको करने दो, ये भी हमारे हाथ का नवाब है कठपुतली, और जहर चल रहा है ऐसा चलने दो। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए अब उन्होंने क्या करा कि जितने भी हमने नवाब बनाए हैं, सारों का जो एक्सपीरियंस रहा है वो हमारे साथ अच्छा नहीं रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने साफ ऐलान कर दिया कि बंगाल में अब कोई नवाब नहीं होगा, बल्कि बंगाल में जितना भी शासन होगा हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी कि बंगाल का नवाब अब कौन बन गया? रॉबर्ट क्लाइव। तो ध्यान रखना, मीर जाफर के बाद बंगाल में नवाब की प्रथा ही खत्म हो गई थी। क्लियर है? प्रथा क्यों खत्म हो गई? क्योंकि इसकी जगह अब क्या होता है, आपका रॉबर्ट क्लाइव अब क्या करता है, कंपनी का शासन करता है। तो पहले बंगाल में आपका नवाब का शासन था, और 1765 के बाद जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई, अब कौन शासन करेगी? तो अब यहां कंपनी शासन करेगी। ध्यान रखना, कौन करेगी? कंपनी का शासन होगा। कहां पर? बंगाल में। और बंगाल कौन सा क्षेत्र? वर्तमान बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, इनको मिलाकर उस समय का बंगाल आपका बनता था। तो यहां तक हम लोग आपका पढ़ चुके थे, यहां तक हम लोग देख चुके थे। इसमें किसी की कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई चीज समझ नहीं आया हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं लाइव जुड़कर, ठीक है? चलिए, तो इतना हम लोग फिलहाल इसमें जो है आपका देख चुके हैं, यानी कि 2 युद्ध को हमने पढ़ लिया। प्लासी का युद्ध हमने देख लिया, और प्लासी के युद्ध के साथ हमने जो है बक्सर का जो युद्ध है, हमने बक्सर के युद्ध को भी इसमें पढ़ लिया। तो दोनों युद्ध हमने देखा, प्लासी और बक्सर का युद्ध, ठीक। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये है सराजुद्दौला, देख लीजिए, ये नवाब की एक फोटो है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। ये क्या है? ये महान्यायालय है, महान्यायालय कक्ष है, ईस्ट इंडिया हाउस आपका
लंदन स्ट्रीट्स में है ये आपका, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्राइस की लंदन में क्या है, एक मीटिंग हो रही है। ये उसकी बैठक का एक आपको चित्र दिखाया गया है। ठीक है, चलिए चलिए, और कोई बच्चा खड़ा हो किसी स्कूल से, आगे पढ़ना प्रारंभ करें। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अक्सर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401 और 102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुल संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बड़ी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। वह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्कृत बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता रुकिए, देखिए ये स्टेप पूरा हो गया, इसको पढ़ेंगे और थोड़ा सा चलिए बैठ जाइए। देखिए तो ये हमने कहानी थोड़े सा जो अभी बच्चे ने पढ़ाई, पूरी स्टोरी हमने पढ़ी कि आखिर में जब नवाब हट गए बंगाल के, तो उसके बाद का जो बंगाल का शासन प्रशासन था वो किस तरह चल रहा था, बेसिकली हमको गौर करके ये देखना था। चलिए फिर क्या हुआ, आखिरकार उन्होंने क्या किया कि 1765 में
मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत की दीवानी सौंप दी। अब दीवानी, एक शब्द आएगा बार बार, दीवानी, दीवानी और राजस्व, क्योंकि कंपनी को चाहिए था पैसा, और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि ब्रिटेन से सबसे पहले सोना चांदी आता था। उस सोने चांदी के सिक्के के बदले में क्या होता था, भारत में आपका व्यापार होता था। अब उन्हें भारतीय करेंसी में ही आपका पैसा चाहिए था, और पैसा उनको कहां से मिलने लगा था, आपका बंगाल से मिलने लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस काम को जारी रखा जाए, तो जो नवाब था कहां का, बंगाल का, उसका पद को समाप्त कर मुगल सम्राट को क्या कर दिया, बंगाल प्रांत की दीवानी सौंप दी कि अब हमको आप बंगाल से जो भी राजस्व होगा आप हमको इकट्ठा करके दोगे। और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल स्वराज जो राजस्व संसाधन पर आपका नियंत्रण मिल गया, यानी कि जहां से वो पैसा वसूल सकते थे उसका पूरा उनको नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की किसी एक पुरानी समस्या हल हो गई, और कह रहे कि एक उनकी पुरानी समस्या थी क्या, कि वो पैसे का मैनेजमेंट कहां से करें। ठीक, अब कह रहे हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उनके व्यापार बढ़ाता जा रहा था, लेकिन उन्हें भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी, यानी कि सोना चांदी देकर भारत में तभी वस्तु मिलती थी। अब ये उनकी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि अब भारत से राजस्व मिलेगा, उस राजस्व से ही हम लोग आपका सामान खरीदेंगे, और इसी सामान से अब क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब हमें लंदन से या ब्रिटेन से पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लासी के जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी, यानी कि जो सोना पहले मिलता था या फिर जो उत्खनन हो रहा था वो काम बंद हो गया, क्योंकि प्लासी बंगाल से इतना उनको राजस्व होने लग गया था कि उन्हें जरूरत ही नहीं थी वो कुछ मंगाए बंगाल से। क्लियर है, उन्हें इतना क्या मिल रहा था, वहां से पूरा प्रॉफिट होने लग गया था, और जिसके सहारे से वो क्या कर रहे थे, अपना ट्रेड कर रहे थे, सूती वस्त्र खरीद रहे, रेशमी कपड़े खरीद रहे थे, और कलकत्ता में, बंगाल में जितने भी किलों का निर्माण थे, ये सारे काम उनके उससे चलने लगे थे। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को जो बक्सर का युद्ध हुआ वो अल्टीमेटली कंपनी के लिए बेनिफिट साबित हुआ। क्या हुआ, एक तो पूरे क्षेत्र में उनको व्यापार करने का मौका मिल गया, वहां का राजस्व उनके अकॉर्डिंग हो गया, और जैसा वो चाह रहे थे वो वैसा ही कर पाए। अब होता क्या है कि जैसे ही वहां के बंगाल के नवाब की पदवी समाप्त की, अब कुछ छोटे मोटे नवाब बचे थे। अब क्या कह रहे थे कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अब कंपनी के अफसरों का दिमाग खराब हो गया कि हमको भी अब वही शाही जीवन जीना है जिस तरह से जो आपके बंगाल के नवाब जीते थे। अब क्या हुआ, नवाब बनने का मतलब क्या था, कि नवाब शब्द है ना, आज ही बोलते हैं ना हम लोग कि तू बहुत नवाब बनता है, तो नवाब का मतलब होता है शाही, अच्छे से रहना, अपने आप को मेंटेन करना। तो इसका मतलब यही था कि कंपनी के पास सत्ता और ताकत थी, यानी कि नवाब का मतलब है कि सत्ता है तुम्हारे पास और ताकत है। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी हर एक कर्मचारी नवाब की तरह जीवन जीने का ख्वाब देखने लगा, और कह रहे कंपनी का कोई भी कर्मचारी था, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका ख्वाब क्या था, ख्वाब का मतलब होता है सपना, ड्रीम ये था कि जिस तरह नवाबों का जीवन था हमें भारत में और लंदन में उस तरह से ही रहकर जीना है। क्लियर है, अब यही ख्वाब इनको परेशान करेगा। कैसे, अब देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो कंपनी के निजी अफसरों को तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। अब जो आपके नवाब की फैमिली के कुछ लोग बचे थे तो अंग्रेज उनको परेशान करने लगे कि आप हमें अपने तोहफे में ये दीजिए। अब वो खुद छीन तो नहीं सकते थे क्योंकि वहां की जनता फिर आपका विद्रोही हो जाएगी। अब उन्होंने आपके नवाब को तो देख लिया, लेकिन इतनी बड़ी जनता को कहां से झेलते हो, तो अगर हमको नवाब ही कुछ चीज गिफ्ट कर दे तो फिर हमें कोई आपकी टेंशन की बात ही नहीं है। तो इस बात के लिए वो फोर्स करते थे कि आप हमें अपना बंगला दे दो, बहुत सारा पैसा दे दो। वही काम उन्होंने किया, और कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने खुद भारत में बेहिसाब आपकी दौलत जमा कर ली थी। ऐसे बोलते हैं कि अवध जो क्षेत्र है, अवध का नवाब को जब इन्होंने प्लासी के युद्ध में हराया तो ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव पे इल्जाम लगा था कि जो अवध की बेगम थी, जो उसका राज खजाना था, पूरा रॉबर्ट क्लाइव ने आपका लूट लिया था, सारा अवध के नवाब का।
ठीक। और कह रहे हैं कि 1773 में इंग्लैंड से मद्रास, यानी कि जो आपका चेन्नई का नाम है पुराना मद्रास आया, उसकी उम्र 18 वर्ष थी। यानी कि जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो उस समय जब आपका कहा इंग्लैंड से कहा आया था मद्रास, क्षमा चाहूंगा, कहा इंग्लैंड से कहा आया था मद्रास, तो उस समय कितनी उम्र थी? 18 वर्ष। और कह रहे हैं कि 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बना तो हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहां उसकी दौलत 104 और 102 पौंड के बराबर थी। देखिए ब्रिटेन में जो इनकम है, हमारे यहाँ रुपए लाख में चलता है, ब्रिटेन में चीजें पौंड में काउंट होती हैं आज भी। ठीक है। अब देखिए दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर बैठे भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम सौंपा गया। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव को यह जिम्मेदारी दे दी कि आपको क्या करना है कि कंपनी के अंदर जो आपका भ्रष्टाचार फैल रखा है वो आपको समाप्त करना है। अब भ्रष्टाचारी को ही आप ये कह दो कि आपको भ्रष्टाचार समाप्त करना है, तो आप खुद जानते हो कैसे समाप्त करेगा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को इस समय क्या हो रहा था? नुकसान होने लगा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जानना चाह रही थी कि आखिर में हमारे पास पूरा जो आपका बंगाल है हमारे पास है, लेकिन हमारी कंपनी फिर भी लॉस में चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां के जितने अधिकारी थे सब भ्रष्ट थे और अपने पर्सनल लेवल पर अपना ट्रेड कर रहे थे। अब ऐसे में क्या होता है कि जब वो यहां से वापस गया तो कहते हैं 1772 में जो आपका ब्रिटिश जो आपका संसद थी, और ब्रिटिश संसद ने क्या किया, खुद उस पर क्या करा, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। और भ्रष्टाचार का आरोप लगने के कारण ही क्या हुआ, उसको संसद में अपनी सफाई देनी पड़ी। बस क्लियर है। उस समय महाभियोग लगता था, मैं आपको समझाऊंगा कभी। अब ये किस पर लगा? रॉबर्ट क्लाइव पर लगा। और वहां उससे पूछा गया कि जो आपने इतनी संपत्ति इकट्ठी की है, इस संपत्ति का आपको सोर्स बताना होगा, स्रोत बताना होगा कि आखिर में आपके पास ये पैसा आया कहां से है। ठीक। अब देखिए उसने भ्रष्टाचार आरोपी से बरी कर दिया और आखिर में उसको छोड़ दिया गया, बरी कर दिया। लेकिन कहते हैं 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। अब बताइए इतना बड़ा कंपनी का गवर्नर जनरल रहा, भारत में इतना शासन करा, बक्सर जैसे युद्ध लड़े, 3 आपके नवाब और राजाओं को, आपका बादशाहों को हराया, और ऐसा व्यक्ति अंतिम में आत्महत्या कर ले, तो आप सोच सकते हो कि कैसी मनोस्मृति रही होगी, आपकी मनोदशा क्या रही होगी। इसके विषय में थोड़ा सा सोच सकते हैं। कह रहे कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा करना नहीं कर पाए। अब कुछ लोग जिस तरह चाह रहे थे कि जितना आपका रॉबर्ट क्लाइव ने आपका पैसा इकट्ठा करा है, हम भी उतना इकट्ठा कर लें, लेकिन सब ऐसा नहीं कर पाए। क्या हुआ? बहुतों को बहुत सारी बीमारी लग गई और लड़ाई के कारण उनका क्या हो गया, बहुतों की मौत हो गई। यानी कि कुछ बीमारी से मर गए, कुछ युद्ध में मर गए। इसके अलावा उन सभी भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। आप कह रहे हैं आप सबको ये कहने लगो कि सभी भ्रष्ट और बेईमान थे, तो ये मानना सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आते थे। कहां से? सिंपल आपका फैमिली से आते थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं, यानी कि ऐसा हो कि अच्छा पैसा हो। ये नहीं किसी को लूट खसोट वाली बात नहीं थी कि क्या हो, बस वो भारत से ठीक ठाक पैसा कमाएं, और जब वो आपका लौट कर जाएं, कहां? ब्रिटेन, भारत से ब्रिटेन लौट के जाएं, तो आराम की जिंदगी बसर कर सके। बसर का मतलब है जी सके। जो जीत के बाद दौलत वापस लुटाया है वह आलीशान जीवन अपना जिया, और वहां के लोगों को वो, आप देखिए जो पैसा यहां से लेके गए उन्होंने बहुत मजे से अपना जीवन जिया, और वहां के लोग इन्हीं लोगों की लाइफस्टाइल देखकर, वो इनका जीवन देखकर, इनको लोग क्या बोलने लगे? लंदन में इनको नवाब कहने लगे। और वहां नवाब शब्द का क्या मतलब हो गया था? अमीर और सामाजिक हैसियत। यानी कि जो लोग रातों रात अमीर हो गए और जिनकी सामाजिक हैसियत अच्छी हो गई, उनको बोल दिया गया कहां? लंदन में आपका नवाब। तो ये पूरी पृष्ठभूमि को हमने समझा, इसको समझने का प्रयास किया। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिस बच्चे ने खड़ा होकर पढ़ा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आप इसी तरह से अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते रहिए और चीजों को पढ़ते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।